डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने टॉपिक जो लिया है, सिलेक्ट किया है, वो ओम्स लॉ ज्योमेट्रिकली वेरीफाई कैसे किया जा सकता है। आज हमारा फोकस इसी पर रहेगा। ज्योमेट्रिकल वेरिफिकेशन के लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है और करंट जो मेजर किया जाता है। तो मान लिया जाए एक सर्किट हमने लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है और उस क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ये कंडीशन है, अगर क्लोज पाथ नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं करेगा, वो भी स्टॉप हो जाएगा पास करना। एग्जाम्पल के लिए कम से कम इलेक्ट्रिक सर्किट में आप अगर देखना चाहेंगे कि कौन कौन से डिवाइस होते हैं तो उसको आप इस तरह से दिखला सकते हैं। लेकिन पहले हेडिंग मैं दे दूं, ओम्स लॉ ज्योमेट्रिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब आते हैं उस बात पर जिसको मैं अभी दोहरा रहा था, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम एक रफली स्केच कर देते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट जो क्लोज हमें दिखलाना होगा तो कम से कम इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अप्लायंस होगा, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो ज़रूर होगा। मान लीजिए वो अप्लायंस ये है, ठीक है, और ये अप्लायंस बल्ब है, और ये बल्ब क्या है, सर्किट का लोड कहलाता है, सर्किट लोड। ठीक है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये एक स्विच दे दीजिए और फिर एक अप्लायंस यहाँ रखिए। इस अप्लायंस को हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में, इसका नाम रहेगा अमीटर। और दूसरा अप्लायंस आप कहाँ रखेंगे, दूसरा अप्लायंस आप वहाँ रखेंगे जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना होगा। ये सेल या बैटरी है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और ये स्विच है। ठीक, अब सवाल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें मेजर करना है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में लोड जो होता है सर्किट का, उसके अक्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और वही लोड इनफैक्ट ओम्स कंडक्टर माना जाता है। तो ये लोड हमारे लिए बल्ब यहाँ है, ये बल्ब ही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का लोड है। जब इस सर्किट को हम ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो उस केस में करंट यहाँ से सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और पास करना शुरू करेगा, जो इस बल्ब से होते हुए यहाँ आएगा और आने के बाद इस अमीटर से होकर पास करेगा। अमीटर से पास होने के बाद स्विच होते हुए ये फिर सोर्स के पास पहुँच जाएगा और फिर इंटरनली लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल सेल में वो पास करेगा। आफ्टर दैट फिर ये यहाँ से रिपीट करेगा अपने प्रोसेस को। ठीक है, तो अब बात है कि ये अप्लायंस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो कहाँ पर रखा जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो जो लोड है उसके अक्रॉस में हम अप्लायंस को रखने का ऑप्शन रखते हैं। क्यों? इसलिए कि सर्किट में जहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है
वोल्टमीटर को हम वहीं पर यूज़ करते हैं उसके दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में पैरेलल कनेक्ट करके। तो अगर ये हमारे पास लोड है तो इस लोड के इस पार से इस पार, इस पार से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, इसे हम मेजर करना चाहते हैं। तो जब मेजर करना चाहते हैं तो इसी दो पॉइंट के अक्रॉस में ये वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कंडक्टर के अक्रॉस में, कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस में, उससे कंडक्टर से पास करने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो जो करंट यहाँ पास कर रहा है, यहाँ से आई सप्लाई यहाँ पर दिया जा रहा है सेल के ज़रिए, सेल ही यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। तो ये सेल का ये टर्मिनल यहाँ पर बल्ब के इस पॉइंट से कनेक्टेड है और सेल का दूसरा टर्मिनल स्विच और आमीटर होते हुए यहाँ बल्ब के दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। तो बीच में और कोई लोड नहीं है। तो ऐसा रहने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के अक्रॉस में बनेगा वो वही होगा जो अप्लाई किया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा इस लोड के अक्रॉस में भी, बशर्ते कि इस बीच में कोई भी और दूसरा अप्लायंस नहीं हो। क्योंकि यहाँ सर्किट में हम देख रहे हैं कि इस सर्किट में और कोई दूसरा अप्लायंस नहीं है, इसलिए अब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वही सप्लाइड है और वही रीड किया जाएगा। कौन रीड करेगा उसे? ये वोल्टमीटर रीड करेगा उसे। ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ये आपको इसके लिए ऐसा प्रोविज़न करना पड़ेगा। अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एक सेल के बजाय 2 सेल अप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 3 सेल अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो पहले ही आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा लेना होगा और ग्रेजुअली उसको डिक्रीज़ करके चलना पड़ेगा। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट कि व्हाट यू हैव टू डू हियर। तो अगर मान लिया जाए कि किसी टाइम, सपोज कर लिया जाए, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं भी वो रीड किया जाता है इस तरह से। यहाँ पर लिखेंगे आप PD, यहाँ वोल्ट में रहेगा, और यहाँ पर लिखेंगे आप करंट एम्पियर में रहेगा। ठीक है। एक सेल है, अगर आप एक सेल शुरू में अप्लाई किया आपने तो मान लीजिए 1.5 वोल्ट आपने सप्लाई किया और वही 1.5 वोल्ट इस बल्ब के अक्रॉस में प्रोड्यूस होगा। तो करंट मान लिया जाए कितना पास कर रहा है। अब करंट के बारे में अगर नहीं समझते, नहीं जानते हैं तो उसको मान लेते हैं 1 एम्पियर। अगली बार सेल का नंबर बढ़ा देंगे और 2 सेल कर देंगे सीरीज में। अब अगर 2 सेल कर देते हैं तो 2 सेल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक सेल का तो 1.5 है, तो 2 सेल के लिए 1.5 का 2 टाइम्स 3 वोल्ट हो जाएगा, ये 3.0। ठीक है। तो इसमें करंट कितना पास कर जाएगा? मान लीजिए 2 एम्पियर पास करता है। तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ओम्स लॉ में ही स्टेट किया गया है। तो इस बात से हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट वैसा ही लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख रहे हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका तो आपको जो करंट मेजर किया जाएगा वो वैल्यू भी वैसे ही आएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैंने 1 और 2 दे दिया है तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी 1 और 2 ही मेजरमेंट में आ जाए, लेकिन रेशियो सेम रहेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला एक्सपेरिमेंट लेने के लिए सेल को नंबर और बढ़ाएंगे और 2 से 3 कर देंगे, तो 3 सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा? 4.5 वोल्ट। कितना करंट पास करने लगेगा? ये एमीटर जो मेजर करेगा, ये एमीटर वो कितना करंट मेजर करेगा? तो उसके लिए मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट मेजर करेगा। तो अब आपके पास 3 रीडिंग हो गए। ये तीनों रीडिंग को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग शो कीजिएगा। चूँकि ग्राफ में आपको शो करना है तो ग्राफ में तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा ही। ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और इस पर आप लिखेंगे I, और इस लाइन पर आप इंडिकेट करेंगे V, PD जो भी वोल्ट में मेजर किया जाएगा, और यहाँ पर I जो करंट एम्पियर में मेजर किया जाएगा। अब बताइए, जो आपने टेबल तैयार किया है इसमें
पहली बार जब 1.5 वोल्ट था तो करंट कितना था 1, यही ना। तो यहाँ पर आप ग्राफ में लेंगे 1.5 के लिए ये लेंगे, तो ये लेंथ से ये लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ जो आ रहा है 1.5 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और करंट यहाँ पर 1 को इंडिकेट कर रहा है। तो जितना लेंथ यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 एम्पियर के लिए, उतना ही लेंथ फिर अगला 1 एम्पियर के लिए लेंगे, यानी कि यहाँ तो यहाँ 2 एम्पियर हो जाएगा। और उतना ही लेंथ यहाँ पर हम लेंगे तो ये 3 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ से यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ से यहाँ 1 एम्पियर। इट्स ओके। अब 1 और 1 एम्पियर का जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस था 1.5 था। तो अब इसका और इसका आप ले लीजिए, यहाँ पर आता है क्रॉस पॉइंट, इसको डार्क कर लीजिए। दूसरा करंट हमारे पास 2 एम्पियर का है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया था वो 3.0 तक, इतना जितना लेंथ आपने 1.5 का यहाँ पर लिया है तो वहाँ पर उतना ही लेंथ यहाँ पर लेकर के इसको आप 3.0 आप मेज़र कर सकते हैं। और तब 3.0 यहाँ मेज़र कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद तो यहाँ से डॉट 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 लाइन लीजिए और ठीक 2 के सामने आकर के स्टॉप हो जाइए और यहाँ लेकर के नीचे की तरफ आइए, यहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डार्क कर लीजिए और उसके बाद अगला पॉइंट आप लीजिएगा 3 एम्पियर के लिए करंट के लिए। तो 3 एम्पियर का करंट लीजिएगा तो यहाँ से ऊपर उठिएगा और उठने के बाद ठीक वहाँ पर जाके रुकिएगा जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट का होगा। तो यहाँ से यहाँ 1.5 और यहाँ से यहाँ 3 और फिर उतना ही लेंथ ले लीजिए यहाँ जी, यहाँ मान लीजिए कि 4.5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 4.5 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ 4.5। अब इससे यहाँ पर इसके डॉटेड लाइन से यहाँ पर लाइए, ठीक 3 के सामने आकर के रुक जाइए। 3 के सामने आकर के रुक गए तो अब इसको यहाँ से यहाँ मिला लीजिए और अब मिलाने के बाद जहाँ पर मिल रहा है यही पॉइंट हो गया दोनों का क्रॉस पॉइंट। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाएं स्केल और पेंसिल की मदद से। इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे, आप पाएंगे कि ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। यस, ये ग्राफ जो हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस V और I के बीच का ग्राफ होगा। क्योंकि आप शुरू में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए थे, इसलिए कोई भी करंट मेजर नहीं किया गया आमीटर के ज़रिए यहाँ, ठीक है। इस आमीटर के ज़रिए कोई भी करंट मेजर नहीं किया गया था। तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट भी 0, इसलिए आप इसको भी मिला दीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस, तो अब ये कंप्लीट हुआ। तो अब इस मामले में ये एक ग्राफ जो आया वो एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आना ही इस बात को शो करता है कि ओम्स लॉ करेक्ट है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो इसके माने ये हुआ कि ओम्स लॉ इनकरेक्ट है। लेकिन ओम्स लॉ को इनकरेक्ट करने से पहले अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लेंगे। ज़रूर ही एक्सपेरिमेंट में कहीं पर एरर होता है जिसकी वजह से रीडिंग रॉन्ग आता है और वही रॉन्ग रीडिंग हमारे लिए ग्राफ को शेप को गलत कर देता है, ठीक है। तो इन जनरल जो ग्राफ आता है, हम वो कहते हैं इस पर I और इस पर V ले लिया और इनका ग्राफ को यहाँ पर ऐसे ले आया, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का आना ही ये शो कर देता है ओम्स लॉ इज़ करेक्ट। इन जनरल यही ग्राफ आता है। यहाँ पर हमने पहला ग्राफ जो दिखलाया था वो एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू ऑब्जर्व किया गया था उसके बेसिस पर मैंने दिखलाया था। वो एज्यूम्ड वैल्यू था, और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें वैल्यू कुछ और आ सकता है, वो चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि जो भी वैल्यू आएगा ये ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर नहीं आता है तो अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए और फिर उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फैक्ट कि ओम्स लॉ ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। ये वेरीफाइड हुआ, इट वेरीफाइज ओम्स लॉ इज करेक्ट। The straight line
verifies that Ohm's law is true। ठीक है। नाउ अब हम इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हमारा टॉपिक इस पर यहाँ पर आकर इंसिस्ट करेगा कि इस ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अब रिमार्क्स में मैं दे दूँ रिमार्क्स। आप ग्राफ में देखिए, अगर ग्राफ आपके पास अवेलेबल है तो फ्रॉम द ग्राफ आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस। ऐसे ही निकालते हैं स्लोप, जहाँ भी निकालना होता है परपेंडिकुलर हाइट और बेस के रेशियो से ही निकालते हैं। ठीक है। बट परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर है क्या? जब आप इस ग्राफ में देखेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट आपके पास ये है v, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है, और बेस है क्या? करंट I, वो करंट जो रीडिंग लिया जाता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। बट परपेंडिकुलर हाइट इज PD और चेंज इन PD और चेंज इन PD। ठीक है। और बेस क्या है? बेस है करंट I। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि देयरफॉर स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू PD। तो अगर आप लिखते हैं और करंट यहाँ लिखते हैं तो ये PD भी हो जाएगा और ये I हो जाएगा। ठीक है, यानी V/I। ओके। बट V/I होता क्या है? V/I जैसा कि आप देख चुके हैं V इक्वल टू R इंटू I है ना। तो यहाँ I है, I और I कैंसिल, क्या आएगा? R। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्लोप ऑफ ग्राफ R है, यानी कि अगर V और I के बीच में ग्राफ ड्रा किया जाए तो जो स्लोप आता है ग्राफ का वो और कुछ नहीं, जो सर्किट में रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू होता है। इसी बात को हम यहाँ रिमार्क्स में लिखते हैं कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ VI ग्राफ, ठीक है, इज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का रेसिस्टेंस। ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इससे, ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक बार रिमाइंड कर दूँ, लास्ट वीडियो में भी दिखाया होगा मैंने कि SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस है ओम। ठीक है, आप जानते हैं, सिंबल नहीं जानते ही हैं। ओके। अब हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से रेसिस्टेंस वैरी कर सकता है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम फैक्टर्स विच अफेक्ट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो पहला फैक्टर हम लेते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ क्या है? देखिए, एक कंडक्टर ये रखा जाए, ठीक है,
और एक कंडक्टर ये रखा जाए, ठीक है। डायमेंशन सब सेम रहेगा, लेंथ जितना इसका है सिर्फ वही डिफरेंट रहेगा। डायमेंशन अदर डायमेंशन सेम का मतलब ये हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा, लेकिन लेंथ में चेंज रहेगा, L1 और L2, यहाँ पर A तो यहाँ पर भी A, ठीक है। तो वैसे केस में आप देख रहे हैं कि इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है। तो ज़्यादा लेंथ अगर है तो करंट जो यहाँ से यहाँ तक पास करेगा और वो करंट जो यहाँ से यहाँ तक पास करेगा, दोनों में किस में करंट को ज़्यादा अपोजिशन का फेस होगा? नेचुरली सेकंड कंडक्टर में करंट को ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा, यानी रेसिस्टेंस मिलेगा। तो इसलिए रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लेंथ, ठीक है। दूसरा आप फैक्टर जानेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यानी डेट इज A, ठीक है। किस तरह से ये डिपेंड करता है? तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये एक कंडक्टर है जो ऊपर में जैसे मैंने बनाया था वैसे ही, और एक कंडक्टर ये है। दोनों का लेंथ इक्वल है, यहाँ इसका भी लेंथ L है और यहाँ लेंथ इसका भी L है, लेकिन यहाँ पर A इसका है और डबल A इसका है। अब किस में करंट ज़्यादा पास करेगा? तो नेचुरली जिसमें स्पेस ज़्यादा होता है करंट को उसमें पास करना आसान होता है। स्पेस इस सेकंड कंडक्टर में ज़्यादा है, स्पेस इस फर्स्ट कंडक्टर में कम है, ठीक है। इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर फर्स्ट का कम है तो फर्स्ट का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, अपोजिशन ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेकंड का कम है इसलिए इसमें रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया सेकंड का ज़्यादा है इसलिए इसमें रेसिस्टेंस इसका कम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, माने क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। अब इसके अलावा थर्ड फैक्टर में होता है कि कंडक्टर भी किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर ये हुआ, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल के हिसाब से माना जाता है कि सिल्वर कंडक्टर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, गोल्ड कंडक्टर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, है ना। तो कॉपर है, आयरन है, ये सब कंडक्टर हैं, लेकिन कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है आयरन के रेसिस्टेंस से, और उसी तरह से एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस से भी कम होता है कॉपर का रेसिस्टेंस। लेकिन रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर तो और भी कम होता है, गोल्ड और भी कम होता है, माने ये सब कंडक्टर ऐसे हैं कि बेस्ट कंडक्टर की तरफ वो जाते हैं। एक और फैक्टर है टेम्परेचर, हालांकि हमें क्लास 10 में इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन इस एक फैक्टर है ये याद रखना है। किस तरह से ये अफेक्ट करता है? टेम्परेचर राइज करने से सेम कंडक्टर रेसिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है T का, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर R इक्वल टू दिया जाता है T0 टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स डेल T। यहाँ डेल T क्या है? यहाँ पर डेल T चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और अल्फ़ा क्या है? ये थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन, किसका? कंडक्टर का, ठीक है। तो बहरहाल इस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है उन दोनों फैक्टर्स पर जो पहले हमने लिया था, यानी R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, इस पर, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, नाउ कंबाइनिंग फर्स्ट टू फैक्टर्स,
क्या हम पाएंगे R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A। यस, कंबाइन करने का मतलब यही होता है, RHS के टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन LHS का जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। LHS का टर्म ही पर क्या इफेक्ट पड़ता है यही तो हम जानना चाहते हैं। तो LHS पहले वाले में L का प्रोपोर्शनल था और दूसरे वाले में 1/A का प्रोपोर्शनल था, तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L टाइम्स 1/A का, यानी L/A का। अब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं और एक कांस्टेंट देते हैं। ये साइन P जैसा लिखा गया है, पढ़ा जाता है रो, और तब ये कांस्टेंट देने के बाद हम लिखते हैं L/A। यहाँ पर ये है क्या, ये रो बता दिया जाए, ये पढ़ा जाता है RHO रो। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, कहलाता है कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, इसका दूसरा नाम रेसिस्टिविटी भी है। ठीक है, रेसिस्टिविटी। ओके, अब इसमें इस रेसिस्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक पर हम लोग गौर करेंगे, और इससे पहले कि हम रेसिस्टिविटी को हम उठाएं और इस पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे लिए एक फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। क्या कि R इक्वल टू रो टाइम्स L/A, ये एक हमारे लिए फार्मूला हो गया। फिर ये भी कह सकते हैं इसी से, और इसलिए रो इक्वल टू RA/L। ठीक है, यस। तो ये रो रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आया है। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? नाउ मान लीजिए ए ऐसा कंडक्टर का लेते हैं जो 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया रखता हो, L उसी कंडक्टर का लेंथ है और उसका हम 1 मीटर लेते हैं। कितना? 1 मीटर। तो इसलिए अब रो का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो R तो रहेगा ही, R तो हमारा रेसिस्टेंस है कंडक्टर का, वो रहेगा ही, और A के बदले में 1 मीटर स्क्वायर और L के बदले में 1 मीटर। इस मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो R तो बच जाएगा और उसके लिए 1 मीटर यहाँ पर बच जाएगा। तो ये R जो है वो इन ओम लिखा जाएगा, है ना, और R ओम, और ये मीटर लिखा जाएगा, मीटर। ठीक है, यस। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी भी एक तरह का रेसिस्टेंस है, एक तरह का रेसिस्टेंस है। ये किस तरह का रेसिस्टेंस है? तो ये रेसिस्टेंस इस तरह का है कि जब कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर लिया जाए और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए, तो उस तरह के कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा करंट को मिलने वाला, वो रेसिस्टेंस कहलाएगा रेसिस्टिविटी। यस, 10। Resistivity is a special resistance which is of the conductor, of that conductor whose length is 1 meter and the cross sectional area is of 1 meter square। ठीक है, यस। तो इसलिए ऐसा रेसिस्टेंस जो कंडक्टर का हो, ऐसा रेसिस्टेंस जो 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर और 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर करंट पास करने पर जितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता हो, ऑफर करता हो, वो रेसिस्टेंस कहलाएगा रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो हम इसी पॉइंट पर आज के वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। ओके, नाउ यू डू प्रैक्टिस।
or do numericals on based on the topics explained here from your book.